अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दुख के साथ आज की वीडियो में बना रहा हूं। बच्चे यतीम हो गए, औरत बेवा हो गई और बच्चों का बाप, औरत का शौहर शाहिद लुंड कत्ल हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, पुलिस मुकाबला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से वो मारा गया। लेकिन शाहिद लुंड के एक चचा जो कि हाफिज कुरान है, अब मैं हैरान हूं कि कच्चे के लोग हाफिज कुरान है। क्या हमारी अरबाब इख्तियार को ये चीजें नहीं मालूम? शाहिद लुंड उसने बारहा वीडियोस के अंदर कहा कि आप मुझे डाकू ना कहें। हाँ, अगर मैंने किसी को लूटा है, किसी को नाजायज तंग किया है तो मेरे सामने लाए, मैं सारी उम्र के लिए उसका जुर्मदार हूं। लेकिन शाहिद लुंड के चचा ने उसके कत्ल होने के बाद जो हालात व वाकयात बयान किए हैं, सुनकर रोने को दिल कर रहा है। वो सारी बातें आपके सामने रखूंगा, फैसला आपने करना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। शाहिद लुंड के चचा कहता है कि हमारे यहाँ लुंड बरादरी, शर बरादरी, मुख्तलिफ कौमें हैं बलोचों की। अब इनमें कई बार झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है तो दो लोगों में झगड़ा हुआ तो पुलिस जो है थाने जाकर 20 लोगों पे FIR काटती है। अब जो FIR कटवा रहे हैं 5-10 लाख उनसे लेती है। ये बकौल शाहिद लुंड के चचा के, अगर ये हकीकत है कि 10-15 लाख उनसे लिया, 5 लाख लिया और जिन 20 लोगों के ऊपर FIR काट दी, अब वो लोग अगर थाने उनको बुलाते हैं, थाने अगर जाएं तो जेब में 2 लाख रुपए डालकर जाएं। अगर 2 लाख रुपए नहीं है तो वो थाने नहीं जाते, क्योंकि उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है बेगुनाह। अब कच्चे का इलाका है, रोजगार नहीं है, वहां कारोबार नहीं है, जमीनें बंजर हैं, जंगल है, दरिया है, यही चीजें। तो वो लोग जब नहीं जाते, 2 लाख नहीं है, वो कहते मेरे पास अगर 2 लाख नहीं है तो मैं कैसे थाने जाऊंगा? मैं अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने भाई को कैसे ऐसी FIR से छुड़वाऊंगा? वो फिर जंगल में जाते हैं। जंगल से जैसे ही बाहर निकलेंगे पुलिस पकड़ेगी। जंगल में रहते हैं तो खाने को कुछ नहीं है, तो फिर वो डाकू बनते हैं। अब वो डाकू क्यों बन रहे हैं, कौन बन रहा है, इस चीज को कोई नहीं समझ रहा। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि कच्चे के डाकू जालिम है। अब पिछले दिनों एक कबड्डी का प्लेयर बमसी, उसका भांजा शायद अगवा हो गया था और इस कच्चे के डाकुओं ने, ये तो राजनपुर के साथ है, दूसरे कच्चे के डाकू जो वो सिंध के अंदर है। तो शाहिद लुंड ने बातचीत की, बगैर पैसों के उसको बाजियाब करवा के बमसी के हवाले किया। और देखा आपने कई बार शाहिद लुंड नाते पढ़ रहा है, शाहिद लुंड सहाबा इकराम की शान बयान कर रहा है। ये डाकू था या मस्जिद का मौलवी था? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। हम उसे डाकू कहें, मस्जिद का मौलवी कहें, क्या कहें? पुलिस से उनका झगड़ा चलता है क्योंकि पुलिस उनके ऊपर बकौल शाहिद लुंड के चचा के इजाफी FIR काटती है, नाजायज FIR। वजह वो कहता है कि इन पुलिस वालों की 3 लाख SHO की तनख्वाह है, जो सिपाही है उसकी 70-80 हज़ार 90 हज़ार तनख्वाह है। क्या इससे इनका पेट नहीं भरता? बस हराम खाने की आदत पड़ी हुई है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और वो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता। सिर्फ वो सिपाही नहीं खाता, ऊपर तक जाता है। सारे अरबाब इख्तियार को ये सब मालूम है। शाहिद लुंड को कत्ल कर दिया क्योंकि वो मीडिया पे आता था, उसने चैनल बनाया, टिकटॉक अकाउंट बनाए, लोगों से मुखातब होने लगा, लोग उसको पसंद करने लगे। अब उसके खिलाफ एक प्लान बनाया, उमरी लुंड को इन्होंने तैयार किया। तैयार करके उमरी लुंड शाम को कहते हैं कि घर पे आया और उसने शाहिद को बाहर बुलाया और वो मशीन जिसमें चैम्बर लगा हुआ था उससे उसने उसको कत्ल कर दिया। अब ये सारे कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने कहा कि मैं हाफिज कुरान हूं और मैं हल्फिया कहता हूं कि शाहिद लुंड जो था वो डकैत नहीं था, वो डाकू नहीं था, वो मुजरिम नहीं था। और कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा वो मस्जिद में जाके सुबह अजान दे रहा है। तो क्या डाकू इस तरह के काम करते हैं? माना डाकू कभी सामने नहीं आते, वो तो अपनी पहचान छुपाते हैं कि हमें कोई पहचान ना ले। शाहिद लुंड अजीब डाकू था,
जो लोगों के सामने आके सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करता था, उसको वो बातें करना और उसके ऊपर जो इल्जाम डाले जाते थे उन इल्जामों का वो जवाब देता था। और हमारे अरबाब इख्तियार को वो इल्जाम जो था वो पसंद नहीं आया, उस इल्जाम के जवाब पसंद नहीं आए, लोगों की शाहिद लुंड से मोहब्बत पसंद नहीं आई। और उसका अंदाज देखें कि कच्चे के इलाके में आपने आना है तो घर पे पैसे रख के आओ वरना नहीं आओ। लोगों के साथ लाखों करोड़ों के फ्रॉड हो गए। कोई सस्ती गाड़ी खरीदने जाता है कच्चे में। मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं आपको। पिछले साल गर्मियों में जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त का था शायद, तो मुझे एक कॉल आती है कि अदनान भाई क्या हाल है। मैंने कहा ठीक हूं। अदनान भाई मैं बदीन से बोल रहा हूं, हमारा एक दोस्त है जो अनपढ़ है, जो इधर कराची में काम करता था। कराची में काम करता था, उसके पास उसके जो कंपनी थी उन्होंने उसको एक ना तनख्वाह की जगह एक प्राइस बॉन्ड दिया था। अभी हम गांव में आए हैं, इस महीने वो निकलना था, तो हमने एक पटवारी को दिखाया है। अब पटवारी ने कहा है कि ये ना तुम लोग 8 लाख का मुझे दे दो। कि पटवारी कह रहा है कि 8 लाख का मुझे दे दो, मैं जानू ये कागज जाने, ये कुछ नहीं है। अदनान भाई अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं कि हम उससे ले लें। मैंने कहा नंबर चेक सेंड करो। मैंने नंबर चेक किया, अगस्त के महीने में फर्स्ट प्राइस लगा हुआ था 30 लाख, 3 मिलियन का प्राइस था उस पे। अब दिमाग एकदम से ललचाता है हर इंसान। मैंने उसे कहा ठीक है तुम ले लो। अच्छा उससे बात हुई, उसने कहा मैं उससे बात करूंगा। बात हुई, अगले दिन उसने मुझे फोन किया, कहता ये हमारे सिंधी दोस्त से बात करो, इसको मैंने 10 लाख पे राजी कर लिया। मैंने कहा मुझे सिंधी नहीं आती, आप इसको 10 पे राजी करो या 20 पे राजी करो, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। हाँ मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये कर सकता हूं कि तुम वहां से इसे लेके यहां आ जाओ, मैं यहां जमा करवाऊंगा बैंक में, जो पैसे बनेंगे वो मिलेंगे, वो तुम्हें दे दूंगा। नहीं हम उधर नहीं आ सकते, हमारे पास तो किराए का पैसा भी नहीं है। अब किराए का पैसा नहीं है, कहता तुम हमें किराए के पैसे भेज दो, 2 लोगों का किराया कितना लगेगा लाहौर का, तो मैं किराए के पैसे लेके उधर आ जाऊंगा लाहौर, हम दोनों आएंगे उधर, फिर आपके पास रह लेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं है, तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ तुम मेरे घर आते हो, 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, महीना रहो, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ मेरी तरफ से है, कोई तुम्हें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारे पास प्राइस बॉन्ड लेने आऊंगा चेक दे के, उसने मुझे ये भी कहा कि आप एक चेक लेके आ जाओ, चेक हमें दे जाओ, ये प्राइस बॉन्ड ले जाओ। अब चेक देने जाता तो क्या होना था, वो मेरी भी एक वीडियो आनी थी, तो फिर उन्होंने मेरी लालो लाल करके दिखानी थी आपको। ये सारे मामला तो हो रहे हैं, मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं हो पाते, गवर्नमेंट कहां है मैं ये सोच रहा हूं। हजारों लोग वहां जाके इस तरह से फंस चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, गाड़ियों के ऐड लगे हुए हैं OLX पे, गाड़ी 20 लाख की है, वहां 10 लाख की लिखी हुई है। फिर फेसबुक के ऊपर लड़कियां आती हैं, आपसे दोस्ती करती हैं, आपको मिलने के लिए हैदराबाद, सक्खर, सिंध बुलाती हैं। जब यहां से ठरकी लोग वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जो अंजाम होता है वो आप सबके सामने है। फिर घर वालों को वीडियोज आती हैं कि आपका बेटा हमारे पास है, इतने पैसे लेके आ जाओ तो इसको ले जाओ। अब पैसों की बात हो वो तो अलग है, जो मारते अजियत देते हैं वो उससे भी बुरी है, लेकिन उनको तो आज तक किसी ने नहीं मारा। कच्चे के डाकू मर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पक्के के डाकू जो है ना, कच्चे के डाकू वो हैं जो सामने आ रहे हैं, जो डाकू नहीं है, जो अपना डिफेंड करना चाहते हैं अपने आप को। और पक्के के डाकू जो हैं वो सामने आते ही नहीं है। पक्के के डाकू आप समझ रहे हैं ना, एक तो बदीन साइड में बैठे हैं पक्के के डाकू, एक दूसरी साइड में भी बैठे हैं पक्के के डाकू, ये दोनों पक्के के हैं। वो दरमियान में जो राजनपुर वाले थे वो कच्चे के थे, वो मारे गए बेचारे। अब सिर्फ उसके सर पे जो कीमत थी वो वसूली जाएगी, और कौन वसूलेगा, उमरी लुंड वसूलेगा या फिर पुलिस वसूलेगी, ये नहीं पता। कहानी शायद आपको बोर कर गई हो, लेकिन अरबाब इख्तियार से सवाल है कि हम लोग कहाँ जाए, अपना दुखड़ा किसको सुनाएं, कौन इंसाफ करेगा।
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।